नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि बलात्कार से संबंधित किसी अपराध से पीड़ित कोई महिला है, उसकी पहचान प्रकट कर दी जाती है तो उसका क्या अपराध है, क्या दंड है। तो इस संबंध में हम भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 72 पर चर्चा करेंगे। ये BNS की धारा 72 जो है, ये पुराना कानून IPC की धारा 228A के स्थान पर बनाया गया है। तो किसी महिला के साथ कोई बलात्कार संबंधी अपराध हो जाता है और उससे वह पीड़ित है या ऐसा उसके साथ हुआ है, ऐसा वह कथन करती है और मुकदमा दर्ज करवाती है, तो उसकी पहचान प्रकट नहीं होनी चाहिए। पहचान प्रकट होने से उस महिला को और ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसका कानून बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने समाचार पत्र के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या और किसी प्रकार से उसका प्रचार प्रसार प्रकाशन नहीं करेगा, न अखबारों में छापेगा, मुद्रित भी नहीं करेगा। तो इसका एक कानून बनाया गया। जो पहले ये कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 228A में था, वो नया कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 72 में है। तो क्या कानून है? इसमें ये कहा गया कि बलात्कार से संबंधित किसी ऐसे अपराध के पीड़ित व्यक्ति का नाम मुद्रित या प्रकाशित जो करेगा, कैसे अपराध से संबंधित, जिनका विवरण भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से धारा 71 तक में दिया है कि इन धाराओं के तहत जो अपराध परिभाषित हैं, इनमें से कोई अपराध किया गया है अथवा ऐसा किया जाना अभिकथित है, ऐसा किया जाना कथन किया गया है और उसका मुकदमा दर्ज हुआ और उसको कोई अखबार में या और किसी साधन से प्रकाशित करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया पे उसका नाम पहचान प्रकट करता है, तो ऐसा करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 72 के तहत अपराध माना गया है और इसमें 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना की सज़ा का प्रावधान है। देखिए, कानून की भूल क्षमा योग्य नहीं है, तथ्य की भूल क्षमा योग्य है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि साहब भूल हो गई, मुझे कानून की जानकारी नहीं थी इसलिए मुझे माफ़ कर दिया जाए। नहीं, कानून की जानकारी नहीं है ऐसा कह करके कोई बच नहीं सकता। तो ये अपना जो चैनल कानूनी नज़रिया है, इसका भी उद्देश्य यही है कि कानून की आधी अधूरी जानकारी लोगों को है, पूरी जानकारी नहीं है, किसी को बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चैनल के माध्यम से रोज़ाना काम में आने वाली जो बातें हैं, उनसे संबंधित जो कानून है, उनको साधारण भाषा में यहाँ इस चैनल पर चर्चा करके समझाया जाए और उसका प्रचार प्रसार किया जाए, चेतना की जाए, जागृति की जाए। तो इसको हम ये समझे कि धारा 64 से धारा 71 में जो अपराध के बारे में बताया है, उनसे संबंधित किसी अपराध की कोई पीड़ित महिला है तो उस महिला की पहचान नाम से या और किसी प्रकार से प्रकट नहीं करनी है। अब ये जो धारा 64 से धारा 71 के बारे में जो कहा है, ये सारी धाराएँ बलात्कार से संबंधित हैं, तो इस पर हम चर्चा विस्तार से नहीं करेंगे, लेकिन संक्षेप में मैं थोड़ा सा इनका बता देता हूँ। धारा 63 के अंदर बलात्कार की परिभाषा दी गई है। अब धारा 64 से धारा 71, तो धारा 64 में बलात्कार का दंड है। धारा 65 में 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार होता तो उसका और अधिक दंड है। धारा 65 में ही 12 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका के साथ ऐसा किया जाता है तो उसका और भी ज़्यादा गंभीर दंड है। मृत्युदंड तक की इन धाराओं में गंभीरता को देखते हुए सज़ा की व्यवस्था की गई है। धारा 66 में ये उल्लेख किया गया कि बलात्कार के बाद उसकी मृत्यु कारित कर दी जाए या सतत विकृतशील उसको कर दिया जाए, ऐसी विकृति जो लगातार बनी रहे चेहरे पर या हाथ पांव पर या और किसी भी जगह। धारा 67 में ये कहा गया कि सेपरेशन के दौरान, पति पत्नी में सेपरेशन होता है, पृथक्करण हो गया, अलग अलग रहते दोनों,
तो ऐसी स्थिति में पृथक्करण के दौरान भी पत्नी की सहमति के बिना पति भी यदि उसके साथ ऐसा करता है तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आता है, हालांकि उसमें सज़ा कम है। 68 इसमें ये कहा गया कि प्राधिकार में या वैश्वासिक संबंध के तहत कोई महिला किसी के पास में है, जैसे डॉक्टर के पास नर्स होती है, जेल के अंदर महिला कैदी होती हैं, और किसी लोक सेवक के पास में कोई महिलाएं नौकरी कर रही हैं, या कोई वार्डन है उसके पास में बालिकाएं हैं, तो इस प्रकार एक विश्वास के संबंध के साथ वहाँ रहा जाता है, विश्वासघात करके और धोखा दे करके, और इस तरह से बलात्कार किया जाता है। तो धारा 68 में इसको परिभाषित किया गया है। 69 में प्रवंचनापूर्ण साधनों से या विवाह का झूठा वचन दे करके, धोखा दे करके, विवाह का नाम ले करके धोखे से कोई इस तरह से घटना की जाती है, तो वो इसमें 69 में आती है। और धारा 70 में सामूहिक बलात्कार, गैंग रेप जिसको कहते हैं, वो आता है। और धारा 71 में एक बार बलात्कार जैसे अपराध के लिए दोषी होने के बाद पुनः बलात्कार के लिए वो अपराधी है, तो उसके बारे में ये है। तो ये धारा 64 से 71 में दंड के प्रावधान दिए हैं, और अलग अलग स्थिति में अलग अलग दंड की प्रावधान है। न्यूनतम दंड का भी प्रावधान है, किसी में न्यूनतम 10 साल है, किसी में न्यूनतम 20 साल है, किसी में आजीवन कारावास है, तो किसी में मृत्युदंड है, किसी में आजीवन कारावास में आखिरी सांस लेने तक है, प्राकृतिक मौत होने तक। तो इस प्रकार की इनमें धारा 64 से 71 में व्यवस्था की गई है। इन अपराधों में से किसी भी अपराध के बारे में कोई महिला पीड़ित है, चाहे उसके साथ अपराध किया गया है, चाहे वो ऐसा अभिकथन करती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो हुआ या नहीं हुआ वो तो बाद में अदालत में जब मेरिट पर फैसला होगा तब होगा, लेकिन इस दौरान बीच में भी उसका नाम प्रकट नहीं करना है। नाम प्रकट करना धारा 72 में अलग से अपराध बनाया गया है। जो भी नाम प्रकट करेगा वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 72 में 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अब इस धारा 72 का कुछ अपवाद और बताए गए हैं, और वो इसकी उपधारा 2 में है। वो क्या बताए गए हैं कि इन मामलों में ये अपराध नहीं होगा। किन मामलों में? एक तो जैसे FIR दर्ज हो गई, अब थाने का बारसाधक अधिकारी SHO या अनुसंधान अधिकारी, अन्वेषण अधिकारी IO, ये पुलिस के अधिकारी अनुसंधान के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहे हैं, तो उसमें यदि उसका नाम अपनी डायरी में या कहीं लिखा जाता है तो उसका वो नहीं माना जाएगा कि भाई इन्होंने प्रकाशन कर दिया, देखो यहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं है। दूसरा है पीड़ित व्यक्ति स्वयं ही अपना नाम उजागर करे, तो वो पीड़ित व्यक्ति उसमें दोषी नहीं माना जाएगा। वो चाहे तो अपना नाम उजागर कर सकता है, वो उसकी मर्जी की बात है। या वो लिखित में किसी को प्राधिकार दे सकता है, अधिकृत कर सकता है, प्राधिकृत कर सकता है कि मेरी ओर से आप मेरा नाम बताने के लिए स्वतंत्र हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरा नाम और पहचान प्रकट कर सकते हैं। तीसरा है यदि पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, या वो 18 वर्ष से कम आयु का हो, या वो विकृतचित हो, स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं हो, तो ऐसे में उसका निकट संबंधी जो है वो उसकी पहचान उजागर कर सकता है, या उसके लिखित प्राधिकार से अन्य कोई व्यक्ति। लिखित प्राधिकार में उस निकट संबंधी के लिए एक प्रोविजो और दिया है कि निकट संबंधी ऐसा प्राधिकार मान्यता प्राप्त कोई कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा प्राधिकार नहीं देगा। तो ये इसमें मैंने आपको ये बताया कि किसी भी स्थिति में इस प्रकार के अपराधों से पीड़ित व्यक्ति का नाम और उसकी पहचान प्रकट नहीं करनी है। यदि ऐसा किया गया तो सज़ा इसमें हो सकती है, 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना का प्रावधान है। इसमें हम 2 रूलिंग भी देखेंगे अलग अलग हाई कोर्ट की। इससे पहले मैं धारा 73 पर संक्षेप में और विचार करना चाहता हूं आपके समक्ष। तो 73 में ये कहा गया है कि धारा 72 में जो जिन अपराधों के बारे में जो चर्चा की गई कि इनकी पहचान प्रकट नहीं करेंगे, उन अपराधों का कोई मामला किसी न्यायालय में चल रहा है तो उस न्यायालय की कार्रवाई संबंधी कोई भी बात, कोई भी तथ्य
न तो मुद्रित किया जाएगा, प्रिंट अखबार में या और पत्र पत्रिका में कहीं छापना, न तो मुद्रित किया जाएगा, न प्रकाशित किया जाएगा। प्रकाशन में सारे ही आ जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी भी प्रकार से उसको प्रचार प्रसार करना, प्रकाशन हो गया पब्लिक में। तो ऐसा नहीं किया जाएगा उस न्यायालय की अनुमति के बिना। यदि न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसे अपराध की कार्रवाई के बारे में कोई प्रकाशन किया जाता है तो उसमें भी सज़ा का प्रावधान है। और वो कितनी सज़ा का प्रावधान है? वही 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना। तो न्यायालय की अनुमति से ही ऐसा किया जा सकता है। और न्यायालय की अनुमति किस लिए लेनी है? क्यों प्रकट करना है? पहचान करना ही नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसी बात हो तो इसमें प्रावधान ये है धारा 73 में कि न्यायालय की अनुमति के बिना कोई करेगा, उस मामले की कार्रवाई से संबंधित कोई भी बात उसको उजागर करेगा, प्रकट करेगा तो अपराध होगा, और न्यायालय की अनुमति से करेगा तो अपराध नहीं होगा। अब इसमें एक स्पष्टीकरण और है, और वो ये है कि हमारे देश के जितने भी हाई कोर्ट हैं, उन हाई कोर्ट के निर्णय और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, इन निर्णयों का प्रकाशन जो है वो इस धारा के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो ये तो ही धारा 72 और 73। अब धारा 72 पर हम 2 मामले लेते हैं। तो पहला मामला है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का। इसमें एक राष्ट्रीय स्तर के महिला महासंघ ने ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की और ये कहा कि बलात्कार जैसे अपराधों की पीड़ित महिलाओं की पहचान प्रकट न करने के लिए राज्य को और पुलिस को निर्देश जारी करें, क्योंकि ये पहचान जारी कर देते हैं, अखबारों में छाप देते हैं। ऐसे में उन बालिकाओं की, महिलाओं की शादी में दिक्कत आती है, शर्मिंदगी उनको सहन करना पड़ता है, अपमान सहन करना पड़ता है, समाज में उसका उपहास किया जाता है कई बार। तो इस प्रकार की ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं कि पीड़ित को समर्थन देने के बजाय उसका उपहास करना, तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप राज्य को और पुलिस को निर्देश दें। तो पुलिस ने ये जवाब दिया कि हमारे तो पुलिस के महानिदेशक हैं, उनकी ओर से परिपत्र पहले से ही जारी किया हुआ है कि कोई भी पहचान प्रकट नहीं करेगा। तो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस महानिदेशक ने जो परिपत्र जारी किया है और जो निर्देश दिए हैं उनकी अक्षरशः सभी पुलिस अधिकारी पालना करें, कोई भी व्यक्ति पहचान प्रकट ना करे ये सुनिश्चित करें, और समाचार पत्र, पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि में कोई प्रकाशन न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। तो ये कौन सा मामला था? ये था रिट पिटीशन नंबर 14095/2003। और इसका फैसला कब हुआ? इसका फैसला हुआ 15 जून 2007 को। अब एक मामला और लेते हैं जो ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है। तो इस मामले में क्या हुआ? ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष बलात्कार के एक अभियुक्त ने जमानत का प्रार्थना पत्र लगाया और जमानत का प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन किया कि उसे जमानत पर आज़ाद किया जाए, क्योंकि जो पीड़िता इस केस में बताई गई है उस पीड़िता के माता पिता कोर्ट में बयान उनके हो चुके हैं, वो हॉस्टाइल हो गए हैं, पक्षद्रोही हो गए हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उनकी बच्ची के साथ मैंने ऐसा कोई अपराध किया हो, इसलिए मुझे जमानत पर आज़ाद किया जाए। तो ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नीचे जो ट्रायल कोर्ट में बयान हुए थे उन बयानों को देखा तो अभियुक्त को जमानत पर तो छोड़ दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने बयानों में ये देखा कि ट्रायल कोर्ट की जज ने बयानों में उस पीड़िता का नाम लिख रखा है। तो ये ट्रायल कोर्ट के जज ने भी ध्यान नहीं दिया कि मुझे ये नाम प्रकट नहीं करना है। तो उन्होंने बड़ा गंभीरता से इसको लिया और ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज को नोटिस जारी किया जाए कि क्यों न उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाए। तो ये उस जज को इस
लापरवाही और गलती करने के कारण नोटिस दिया गया। तो ये ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेल एप्लीकेशन में जो बात कही गई, ट्रायल कोर्ट के जज को नोटिस दिया गया, ये कौन सा मामला था? ये था MCRC 48/144/2021 और इसका फैसला कब हुआ? इसका फैसला हुआ 5 अक्टूबर 2021 को। ये ग्वालियर से फैसला हुआ है, तो ऑनलाइन भी इसको देखा जा सकता है। तो चाहे ट्रायल कोर्ट के जज हों और चाहे समाचार पत्रों के संपादक हों, पत्रकार हों, चाहे सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले, प्रयोग करने वाले, देखने वाले, फॉरवर्ड करने वाले सभी लोगों से मेरा ये इस मामले में कहना है कि बलात्कार से संबंधित अपराधों की पीड़िता का नाम और पहचान कतई प्रकट नहीं करना है। यदि प्रकट किया तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, FIR दर्ज होगी, 2 साल तक की सज़ा और जुर्माना का प्रावधान है। तो कानून की जानकारी न होना क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।